नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड थियरी में, हमारा जो 5वां मॉड्यूल चल रहा था डीएसओ के बारे में। उसमें हमने डीएसओ को पढ़ा था, उसके कुछ कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें से बहुत कुछ फंक्शन बचे हुए हैं, उसको हम लोग या कुछ कंट्रोल्स बचे हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। उस सिलसिले में आज हमारा जो होगा फंक्शन वो होगा टाइम बेस के बारे में, है ना। जो हमारा कंट्रोल होगा क्या होगा, टाइम बेस। टाइम बेस क्या होता है इसको देखते हैं। बोला कि ऑसिलोस्कोप असतत बिंदुओं पर एक इनपुट सिग्नल के मान को प्राप्त करके तरंगों को डिजिटाइज करता है ना। आगे बोल रहा है कि ऑसिलोस्कोप क्या है, सतत बिंदुओं पर जो भी हमारा इनपुट सिग्नल के मान को प्राप्त करके क्या करता है, तरंगों को क्या करता है, डिजिटाइज करता है ना। आगे हमारा समय आधार आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देता है कि मानों को कितनी बार डिजिटाइज किया जाता है। टाइम बेस को क्षैतिज पैमाने पर समायोजित करने के लिए आपके उद्देश्य के अनुरूप सेकेंड पर डिवीजन नॉब का उपयोग करें, है ना। तो बोला कि जो टाइम बेस होता है ये आपको यह निर्धारित करने के लिए की अनुमति देता है कि आप जो भी इनपुट सिग्नल आ रहा है उसको कितनी बार उसका डिजिटाइज कर सकते हैं, उसको कितनी बार उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि टाइम बेस को क्षैतिज पैमाने पर समायोजित करने के लिए आपके पास क्या है, उद्देश्य के अनुरूप सेकेंड पर डिवीजन नॉब का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो हमारा ऑसिलोस्कोप में क्या है, SEC सेकेंड पर डिवीजन का नॉब होता है, एक बटन होती है, उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, टाइम बेस का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा स्केलिंग और पोजिशनिंग वेवफॉर्म, है ना। ये क्या बताता है इसको देख लेते हैं। स्केलिंग और पोजिशनिंग वेवफॉर्म बोल रहा है कि आप तरंगों के पैमाने और स्थिति को समायोजित करके उनके प्रदर्शन को बदल सकते हैं, है ना। जो भी तरंग है उसका जो भी स्केल है, उसका जो भी पोजीशन है, उसको क्या कर सकते हैं, समायोजित करके हम लोग उसके प्रदर्शन को बदल सकते हैं। जब आप पैमाना बदल रहे होते हैं तो तरंग प्रदर्शन के आकार में वृद्धि या कमी करेगा, है ना। जब भी आप क्या करेंगे, उसका स्केलिंग बदलेंगे तो क्या होगा, तरंग का आकार या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। आगे है, जब आप स्थिति बदलते हैं तो तरंग ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमेगी, है ना। जब आप तरंग की पोजीशन को बदलेंगे तो तरंग या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा डिस्प्ले पैनल पर, या दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, है ना। इस तरह से क्या होता है, इसका स्केलिंग और पोजीशनिंग होता है किसी भी वेवफॉर्म का। उसका स्केल हम लोग बदलते हैं, उसका आकार बदल जाता है, उसका पोजीशन बदलते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरह से होती रहती है। अब इसमें क्या है, स्केलिंग और पोजीशनिंग हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है हमारा लंबवत स्केल और स्थिति, है ना, लंबवत स्केल और पोजीशन। बोला कि आप तरंगों की ऊर्ध्वाधर स्थिति को डिस्प्ले में ऊपर या नीचे ले जाकर बदल सकते हैं। डेटा की तुलना करने के लिए आप एक तरंग को दूसरे तरंग के ऊपर संरेखित कर सकते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बोला कि आप तरंगों की ऊर्ध्वाधर स्थिति को डिस्प्ले में ऊपर ले जाकर या नीचे ले जाकर क्या कर सकते हैं, उसकी स्थिति को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर डेटा की तुलना करना है आपको तो क्या करना है, दो आपके पास सिग्नल हैं तो दो सिग्नल को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उसको तुलना कर सकते हैं, या एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको संरेखित कर सकते हैं, है ना। कैसे, मान लीजिए एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल ये है ना। तो अगर इसको क्या करना है, दोनों का पोजीशन को बदलना है तो क्या करना है, दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर भी लाकर क्या कर सकते हैं, सिग्नल को क्या कर सकते हैं, उसका हम तुलना कर सकते हैं। ये फैसिलिटी मिलती है हमको लंबवत स्थिति स्केल वाले में, है ना। लंबवत स्केल वाले में ऐसा हम लोग कर सकते हैं। आगे है, आप एक तरंग को ऊर्ध्वाधर पैमाने में बदल सकते हैं और वेवफॉर्म डिस्प्ले ग्राउंड लेवल के बारे में अनुबंध या विस्तार करेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके पैमाने को क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर पैमाने को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला है हमारा क्षैतिज पैमाना और स्थिति। क्या है हमारा, क्षैतिज पैमाना और स्थिति, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है क्षैतिज पैमाना और स्थिति। इसमें क्या है, प्री ट्रिगर सूचना, ट्रिगर से पहले, ट्रिगर के बाद या प्रत्येक में से कुछ तरंग डेटा को देखने के लिए आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन नियंत्रण समायोजित कर सकते हैं, है ना। प्री ट्रिगरिंग सूचना है, मान लीजिए हमने क्या किया है, प्री ट्रिगरिंग को लगाया है, तो उसमें क्या है, जो भी हमारा सिग्नल है वो क्या है, ट्रिगर से पहले या ट्रिगर के बाद या उसमें से कुछ एक को क्या करता है, तरंग डेटा देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल पोजीशन नियंत्रण को समायोजित कर सकते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है, बोला है कि जब आप किसी तरंग की क्षैतिज स्थिति बदलते हैं तो आप वास्तव में ट्रिगर और प्रदर्शन के केंद्र के बीच का समय बदल रहे होते हैं, है ना। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी तरंग की क्षैतिज स्थिति बदलते हैं तो उसकी क्या है,
वास्तव में हम लोग क्या करते हैं, उसके ट्रिगरिंग और उसका जो प्रदर्शन हो रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है, उसके बीच के समय को हम लोग क्या करते हैं, बदल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वेवफॉर्म डिस्प्ले पर बाएं या दाएं ले जाया जाता है ना। तो जो ट्रिगरिंग है और जो उसका प्रदर्शन है, जो डिस्प्ले है, उसके हम लोग समय को क्या कर रहे होते हैं, बदल रहे होते हैं। आगे मान लीजिए बोल रहा है कि उदाहरण के लिए यदि आप अपने टेस्ट सर्किट में गड़बड़ का कारण खोजना चाहते हैं तो आप गड़बड़ पर ट्रिगर कर सकते हैं और ग्लिच से पहले डेटा को कैप्चर करने के लिए प्री ट्रिगर अवधि को काफी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, आपकी सर्किट में कुछ गड़बड़ है ना, या सिग्नल में कुछ क्या आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, उस गड़बड़ को आप खोजना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप गड़बड़ जहां पर ग्लिच आ रहा है वहां पर क्या कर सकते हैं, उसको ट्रिगर कर सकते हैं और ग्लिच से पहले डेटा को कैप्चर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, प्री ट्रिगरिंग जो अवधि है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर आप प्री ट्रिगर फिर आप प्री ट्रिगर डेटा का विश्लेषण करते हैं और शायद ग्लिच का कारण का पता भी लगा सकते हैं। आगे बोल रहा है कि आप एससी पर डिवीजन है ना, सेकेंड पर डिवीजन नॉब को घुमाकर सभी तरंगों के क्षैतिज पैमाने को बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नॉब होता है सेकेंड पर डिवीजन का, उसको हम लोग घुमाकर क्या कर सकते हैं, क्षैतिज पैमाने को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। अगला है हमारा टेकिंग मेजरमेंट है ना, माप लेना, यानी जो भी सिग्नल प्रदर्शित हो रहा है उसको हम लोग उसका माप भी ले सकते हैं। बोला कि ऑसिलोस्कोप वोल्टेज समय के साथ रेखांकन प्रदर्शित करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ना। तो जो हमारा ऑसिलोस्कोप होता है, जो भी सिग्नल हमारा प्रदर्शित होता है वो वोल्टेज और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वो प्रदर्शित होता है। बोला कि और प्रदर्शित तरंग को मापने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, माप लेने के लिए कई तरीके हैं। पहला है जिसमें हम क्या कर ले सकते हैं, एक तो ग्रेजुअल है, दूसरा है कर्सर और तीसरा है ऑटोमेटिक माप का उपयोग कर सकते हैं। तो तीन प्रकार के हमारे हैं जिससे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। पहला हमारा ग्रेजुअल, दूसरा है हमारा कर्सर, तीसरा है ऑटोमेटिक। तो हम लोग पहला देखेंगे ग्रेजुअल क्या होता है ना। ग्रेजुअल है, यह विधि आपको एक त्वरित दृश्य अनुमान लगाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए आप एक तरंग के आयाम को देख सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह 100 मिलीवोल्ट से थोड़ा अधिक है ना। तो आप इसमें क्या है शामिल, बड़े और छोटे ग्रेजुअल डिवीजन को गिनकर उसके स्केल फैक्टर से गुणा करके सरल माप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा एक सिग्नल दिया गया है ना, तो यानी इसके जो हमारा उच्चतम मान है, इसका जो निम्नतम मान है, इसके बीच में कितना डिवीजन आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करके क्या करते हैं, उसके ग्रेजुअल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि कितना वोल्टेज का हमारा सिग्नल आ रहा है। यानी इसमें देखो यहाँ पर एक डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे 2 3 4 5 5 डिवीजन आ रहा है। तो इस डिवीजन के हिसाब से हम लोग क्या, एक डिवीजन का कुछ वैल्यू होता है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके वोल्टेज का पता लगा सकते हैं कि इसका पीक टू पीक कितना वोल्टेज है। आगे हमारा ये तो हो गया हमारा ग्रेजुअल। दूसरा हमारा कर्सर मेथड, क्या है, कर्सर मेथड है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हमारा कर्सर मेथड, ये विधि आपको कर्सर को ले जाकर माप लेने की अनुमति देती है, जो हमेशा जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं और प्रदर्शन रीड आउट को उसके संख्यात्मक मानों को पढ़ते हैं, है ना। कर्सर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस विधि में क्या है, कर्सर को ले जाकर हम क्या करते हैं, तरंग के ऊपर उसके मान को पढ़ने की क्या करता है, हमको अनुमति देता है। और जो कर्सर होते हैं ये हमारे जोड़े के रूप में उपलब्ध होते हैं, है ना। और उसके जो भी हमारा प्रदर्शन हो रहा है उसके रीड आउट को हम लोग संख्यात्मक मान के रूप में पढ़ सकते हैं। कर्सर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है वोल्टेज कर्सर और दूसरा होता है हमारा समय कर्सर, है ना। टाइम और वोल्टेज हमारा दो प्रकार का कर्सर होता है। तो वोल्टेज कर्सर क्या होता है, वोल्टेज कर्सर डिस्प्ले पर क्षैतिज रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं और ऊर्ध्वाधर मापदंडों को मापते हैं, है ना। तो जो हमारा वोल्टेज कर्सर होता है ये क्षैतिज रेखा के रूप में होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर जो मापदंड होते हैं उसको हम लोग इससे माप सकते हैं। दूसरा है हमारा टाइम कर्सर। टाइम कर्सर क्या है, टाइम कर्सर डिस्प्ले पर वर्टिकल लाइंस के रूप में दिखाई देते हैं और हॉरिजॉन्टल पैरामीटर को मापते हैं। ठीक है, तो जो डिस्प्ले में क्या होगा, ये वर्टिकल लाइंस के रूप में दिखाई देगा, लेकिन क्या मापता है, ये हॉरिजॉन्टल पैरामीटर जो होते हैं उसको मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो चित्र दिख रहा था ना, इसमें कर्सर क्या है, देखो ये वर्टिकल रूप से है इस तरह से, और जो हमारा एक होता है जो हॉरिजॉन्टल मापने के लिए होता है वो टाइम होता है, ये हॉरिजॉन्टल मापने के लिए। एक होता है वोल्टेज वाला जो ऊपर वोल्टेज मापने के लिए होता है वर्टिकल रूप से। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम और वोल्टेज कर्सर। अब तीसरा है हमारा ऑटोमेटिक।
ऑटोमेटिक में क्या होता है, मेजर मेन्यू 5 स्वचालित माप ले सकता है। जब आप स्वचालित माप लेते हैं तो ऑसिलोस्कोप आपके लिए सभी मान की गणना करता है, क्योंकि माप रिकॉर्ड बिंदुओं का उपयोग करते हैं, है ना। बोला कि मेजर जो होता है, मेजर मेन्यू जो होता है हमारा 5 स्वचालित माप ले सकता है, ठीक है। तो हमारे ऑसिलोस्कोप पे क्या होता है, एक मेजर नाम का एक बटन होता है, एक मेन्यू होता है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। उस मेन्यू से हम लोग क्या करते हैं, 5 ऑटोमेटिक माप को ले सकते हैं। जब आप स्वचालित माप लेते हैं तो ऑसिलोस्कोप आपके लिए सभी मान की गणना करता है, ठीक है। तो जब आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक मेजर वाले बटन को आप जब पुश करेंगे तो क्या होता है, जब यानी स्वचालित माप जब लेते हैं तो क्या होता है, ऑसिलोस्कोप सभी मान के लिए क्या करना है, करता है, गणना करता है, क्योंकि माप रिकॉर्ड बिंदुओं का उपयोग करते हैं और वे ग्रेजुअल या कर्सर माप से अधिक सटीक होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑटोमेटिक होता है ये तरंग रिकॉर्ड बिंदुओं को क्या करता है, उपयोग करता है, और ये जो मेजरमेंट आता है हमारा वो रिकॉर्ड और ग्रेजुअल और कर्सर माप से क्या होता है, अधिक सटीक होता है। आगे है स्वचालित माप, माप परिणाम, हाँ, परिणाम दिखाने के लिए रीड आउट का उपयोग करते हैं। ये रीड आउट समय समय पर अपडेट किए जाते हैं, क्योंकि ऑसिलोस्कोप नया नया डेटा क्या करता है, हमारा प्रदान, हाँ, प्राप्त करता है, ठीक है। तो स्वचालित माप क्या है, माप परिणाम दिखाने के लिए रीड आउट का उपयोग करते हैं, और ये रीड आउट क्या है, समय समय पर क्या किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑसिलोस्कोप है वो क्या है, अलग अलग डेटा को अलग अलग टाइम पर क्या करता है, अधिग्रहण करता रहता है, ठीक है, या नया नया डेटा क्या करता है, प्राप्त कर सकता है। ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक मेजर करना किसी भी सिग्नल को। आगे हमारा रन या स्टॉप बटन है ना। इससे क्या होता है, जब आप चाहते हैं कि ऑसिलोस्कोप लगातार तरंगों को प्राप्त करे तो रन या स्टॉप बटन दबाएं, है ना। एक्विजिशन को रोकने के लिए फिर से स्टॉप बटन दबाएं, ठीक है। तो क्या है कि जब आपको चाहते हैं कि जो हमारा ऑसिलोस्कोप है वो लगातार क्या करे, तरंगों को प्राप्त करे, तो आपको रन या स्टॉप बटन को दबाना है। जैसे उसको दबाएंगे तो क्या होगा, वो चालू हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका अधिग्रहण चालू हो जाएगा। और एक्विजिशन चल रहा है, उसको रोकना है तो फिर से उसी बटन को दबा देना है तो वो रुक जाएगा। यानी चालू और बंद करने के लिए दोनों एक ही बटन का उपयोग करते हैं हम लोग, उसको दबाकर चालू करते हैं और बंद करते हैं, है ना। जैसे ही चालू करेंगे डेटा को लेना क्या करता है, वो शुरू कर देता है, और जब डेटा लेना बंद करना है तो उसको फिर से दबा देना है। आगे हमारा सिंगल सीक्वेंस बटन। सिंगल सीक्वेंस बटन क्या है, जब आप ऑसिलोस्कोप में से एक तरंग प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंगल सीक्वेंस बटन दबाएं और फिर रुक जाएं। हर बार जब आप सिंगल सीक्वेंस बटन दबाते हैं तो ऑसिलोस्कोप एक औसत तरंग प्राप्त करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब आपको क्या करना है, एक तरंग प्राप्त करना है तो हमको क्या करना है, सिंगल सीक्वेंस को बटन को क्या करना है, दबाना है और फिर रुक जाना है, ठीक है। जब आप हर बार क्या करते हैं, एक सिंगल सीक्वेंस बटन को दबाते हैं तो ऑसिलोस्कोप क्या करता है, एक औसत तरंग प्राप्त करना शुरू कर देता है, ठीक है। बोला कि ऑसिलोस्कोप एक ट्रिगर का पता लगाने के बाद यह एक्विजिशन पूरा करता है और रुक जाता है, ठीक है। तो ऑसिलोस्कोप क्या है, ट्रिगर का पता लगाने के बाद क्या करता है, एक्विजिशन को पूरा करता है और रुक जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे कि हमने क्या किया, ये अपना डेटा को ले रहा है सिंगल सीक्वेंस से, हमने क्या किया, ट्रिगर कर दिया उसको, इसको ऑसिलोस्कोप को, तो क्या करेगा वो, उसका एक्विजिशन जो होगा वो रुक जाएगा और हमारा क्या होगा, एक्विजिशन पूरा हो जाएगा और रुक जाता है। अगला हमारा स्कैन मोड डिस्प्ले। स्कैन मोड डिस्प्ले में क्या होता है, धीरे धीरे बदलने वाले संकेतों की निरंतर निगरानी के लिए आप क्षैतिज स्कैन एक्विजिशन मोड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमारे सिग्नल है वो क्या है कि उसकी निगरानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैन मोड डिस्प्ले का उपयोग करते हैं, क्योंकि सिग्नल हमारा क्या होता है, धीरे धीरे बदल रहा होता है, यानी वो धीरे धीरे आगे जा रहा होता है, तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, हाँ, ऑसिलोस्कोप स्क्रीन के बाएं से दाएं, है ना, ऑसिलोस्कोप स्क्रीन से बाएं से दाएं अपडेट प्रदर्शित करता है और पुराने बिंदुओं को मिटा देता है, क्योंकि यह नए बिंदु प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, स्क्रीन पर जब भी चलता है वो बाएं से दाएं तरफ चलता है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, और पीछे वाला क्या है हमारा पूरा मिटता हुआ जाता है, क्योंकि आगे उसको क्या करना है, एक नया बिंदु भी प्रदर्शित करते हुए आगे चलना है। अगला है हमारा ऑटो सेट। ऑटो सेट क्या है, जब आप ऑटो सेट बटन दबाते हैं तो ऑसिलोस्कोप तरंग के प्रकार की पहचान करता है और इनपुट सिग्नल के प्रयोग योग्य प्रदर्शन का उत्पादन करने के लिए नियंत्रणों को समायोजित करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हम ऑटो सेट का बटन दबाते हैं तो ऑसिलोस्कोप तरंग के प्रकार की पहचान करता है कि तरंग हमारा कौन से प्रकार का है, और इनपुट सिग्नल के प्रयोग योग्य प्रदर्शन का उत्पादन करने के लिए नियंत्रण को क्या करता है, समायोजित करता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारा तरंग आता है उसी हिसाब से क्या करता है, ये
ऑसिलोस्कोप को समायोजित करता है और उस हिसाब से तरंग को क्या करता है, डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। ये हो गया हमारा ऑटो सेट कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए हमारे ये जो इसके कंट्रोल्स हैं वो हो गए उसके बारे में। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं हमारा जो है सिंगल शॉट कैप्चर करना है, या उससे जो भी हमारा ऑसिलोस्कोप है, डीएसओ है, इससे कुछ अलग डेटा को जोड़ना है ना, या बाहरी डिवाइस को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि हम जो हमारा जो डीएसओ है ना, डीएसओ को बाहरी उपकरणों से इंटरफेस करना, जैसे हम कंप्यूटर से बहुत सारी चीजों को जोड़ते हैं, है ना। कंप्यूटर के पास क्या होता है, सीपीयू होता है, उससे हम लोग कीबोर्ड जोड़ते हैं, उससे हम लोग माउस जोड़ते हैं, उससे हम लोग कोई भी चीज जोड़ सकते हैं, लैपटॉप जोड़ सकते हैं, सारी चीजों को उससे क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा डीएसओ है। डीएसओ में भी क्या होता है, यूएसबी पोर्ट्स वगैरह होते हैं, इससे हम लोग प्रिंटर को, स्कैनर को, है ना, इस सबको जोड़ सकते हैं, डेटा को प्रिंट कर, या मेमोरी को भी इससे हम लोग जोड़ सकते हैं। बोल रहा है कि एक विशिष्ट डीएसओ 2 यूएसबी पोर्ट के साथ आ सकता है, जो कई उपकरणों के साथ फ्लेक्सिबल संचार की अनुमति देता है ना। ऑसिलोस्कोप के सामने यूएसबी होस्ट पोर्ट स्थानांतरित कर सकते हैं। पहला क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में और वेवफॉर्म और सेटअप डेटा। दूसरा है हमारा यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर स्क्रीन इमेज। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिलोस्कोप होता है, ये डीएसओ वाला डीएसओ वाला जो ऑसिलोस्कोप होता है, इसमें क्या है, यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। उस यूएसबी पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग प्रिंटर को भी जोड़ सकते हैं, या किसी अन्य जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही चीज बताया गया है कि डेटा को कैसे जोड़ना है, यानी प्रिंटर को कैसे जोड़ना है, फिर प्रिंट बटन को सेट कैसे करना है ना, उसके बाद क्या कैसे वो क्या करेगा, अपना काम करेगा और क्या करेगा, चीजों को स्टोर करेगा, या उसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डेटा हम उसमें देते हैं। आगे है डिजिटल, हाँ बोल रहा है कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के उपयोग। ठीक है, हाँ इसके उपयोग क्या है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के उपयोग क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है सर्किट डीबगिंग में सिग्नल वोल्टेज के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है ना। सर्किट को क्या करना है, डीबग करना है, उसके लिए जो सिग्नल वोल्टेज का परीक्षण करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग परीक्षण में करते हैं। तीसरा हमारा डिजाइन परीक्षण में करते हैं। चौथा है रेडियो प्रसार उपकरण में सिग्नल वोल्टेज का परीक्षण करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अनुसंधान के क्षेत्र में, जहाँ पर कुछ अनुसंधान करना है उसके क्षेत्र में हम लोग उपयोग करते हैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण में। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग उपकरण में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कि जो भी हमारा रिकॉर्डिंग हुआ है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा कैसा सिग्नल उसमें दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्या हो गए, काम हो गए। आगे जो हमारा एनालॉग ऑसिलोस्कोप होता है और जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप होता है उसके बीच में अंतर देख लेते हैं, है ना। इसके बीच में अंतर पता होना चाहिए। इधर क्या है, हमारा एनालॉग ऑसिलोस्कोप है, इधर क्या है, हमारा डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। बोला कि वोल्टेज को सीधे पढ़ता है और स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हमारा एनालॉग होता है वो वोल्टेज को क्या करेगा, सीधे पढ़ता है और उसको डिस्प्ले पर दिखा देता है। यहाँ पे क्या है, हमारा डिजिटल जो हमारा ऑसिलोस्कोप होता है ये क्या करता है, एनालॉग को पढ़ता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले होने से पहले इसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये पहले एनालॉग में पढ़ेगा उसको, फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने से पहले उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। आगे इसमें दूसरा बोला कि एडीसी माइक्रो प्रोसेसर और अधिग्रहण मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती। जो एनालॉग होता है उसमें एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर माइक्रो प्रोसेसर और अधिग्रहण जो मेमोरी होती है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो हमारा डिजिटल होता है इसमें क्या है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर प्रोसेसर होना चाहिए और उसके बाद अधिग्रहण मेमोरी की आवश्यकता होती है। आगे तीसरा हमारा बोला कि केवल वास्तविक समय में सिग्नल का विश्लेषण कर सकते हैं क्योंकि कोई स्टोरेज मेमोरी उपलब्ध नहीं है ना। यानी ये रियल टाइम पर क्या है, रियल टाइम पर हमारा क्या करता है, सिग्नल का विश्लेषण कर सकता है क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं उपलब्ध होती। यानी कि जैसे हम सिग्नल दे रहे हैं इसको क्या करता है, उसी हिसाब से ये डिस्प्ले कराता हुआ चला जाता है। जैसे सिग्नल देना बंद कर देंगे इसका डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। आगे और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा वास्तविक समय में सिग्नल का विश्लेषण कर सकते हैं और साथ ही उपलब्ध भंडारण की सुविधा के साथ डेटा को पहले से उपलब्ध उन्नत डीएसपी एल्गोरिदम के कारण उच्च आवृत्ति नहीं। ठीक है, तीसरा इसमें क्या बता रहा है कि क्या है, वास्तविक समय पर तो कर ही सकते हैं, यानी रियल टाइम, यानी जैसे हम दे रहे हैं डेटा को और उसका प्रदर्शन तो ये कर भी सकते हैं, ये भी कर सकता है। लेकिन मान लीजिए उस डेटा को हमने स्टोर कर दिया और बाद में और उस इनपुट को हटा लिया, फिर भी क्या करेगा, ये डेटा को क्या करता है, प्रदर्शित करता रहता है। ठीक है, आगे इसमें चौथा क्या है, उच्च आवृत्ति शार्प राइज टाइम का विश्लेषण नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या कर सकता है, उच्च आवृत्ति जो शार्प राइज टाइम यानी तुरंत ही अगर शार्प राइज टाइम है उसका विश्लेषण नहीं कर सकता है, लेकिन
इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं, तो ये शार्प राइज टाइम का विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिकली अंतर हो गया ऑसिलोस्कोप, एनालॉग और डिजिटल प्रकार के जो ऑसिलोस्कोप है उसके बीच में अंतर। ठीक है, ये अंतर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम हमारे ऑसिलोस्कोप को जो भी हम क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं, वो फंक्शन जनरेटर की मदद से देते हैं। ठीक है, अब उस फंक्शन जनरेटर में क्या होता है, हमारा एक लगा होता है IC 8038। क्या होता है, IC 8038। ठीक है, ये क्या एक प्रकार की IC है, और इस IC की मदद से क्या होता है, फंक्शन जनरेटर में सिग्नल निकाला जाता है। ठीक है, ये IC क्या है, हमारा 3 प्रकार से सिग्नल को निकालता है। एक हमारा कैसा निकालेगा, साइनोसोडाइल वेव निकालता है, एक ट्रेंगुलर वेव निकालता है, और एक स्क्वायर वेव निकालता है। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार के सिग्नल को क्या करता है, हम इस फंक्शन जनरेटर की मदद से निकालते हैं, और इन सिग्नल को हम उठाकर कहाँ पर देते हैं, अपने फंक्शन इसमें ऑसिलोस्कोप में देते हैं, और हमारा क्या होता है, डेटा प्रदर्शित होता है। अब आगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। बोला कि IC 8038 एक तरंग जनरेटर और एक अखंड एकीकृत सर्किट है जो कम से कम बाहरी घटकों के साथ उच्च सटीकता, साइन वर्ग, त्रिकोणीय सटूथ और पल्स तरंगों का उत्पादन करने में सक्षम है। ठीक है, तो जो हमारा IC 8038 है, IC ये क्या है, एक सिग्नल जनरेटर हमारा क्या है, कंपोनेंट है, या IC है, या इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है, एकीकृत सर्किट है, जो कम से कम बाहरी घटक है ना, इसमें कम से कम कंपोनेंट लगे होते हैं बाहरी यानी बड़े बड़े वाले है ना, के साथ क्या है, उच्च सटीकता के साथ साइन वेव देता है, हमारा त्रिकोण वेव देता है, और हमारा पल्स वेव देता है। इन सब का उत्पादन क्या कर सकता है उच्च सटीकता के साथ में, है ना। अब बोल रहा है कि हाँ, आवृत्ति को बाहरी रूप से 0.001 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज से अधिक प्रतिरोधों और कैपेसिटर आवृत्ति मॉड्यूलेशन का उपयोग करके चुना जा सकता है, और बाहरी व्यापक बाहरी वोल्टेज के साथ पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, रजिस्टर लगा होता है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, है ना, और इस तरह से डायोड वगैरह, इसमें बहुत सारी चीजों का समायोजन करके बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हाँ, इसका जो फंक्शन जनरेटर है ना, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, इस तरह का क्या है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, सोर्स लगे हैं, करंट के सोर्स, 2 सोर्स होते हैं, उसके बाद कंपैरेटर 1 2 लगा होता है, फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, बफर लगा होता है, और क्या होता है आगे क्या, ये सिग्नल को हमारा देता रहता है। ठीक है, अब इसका जो बाहरी जो लेआउट है उसका हम लोग इस तरह से देखते हैं, यानी ये 12 पिन की IC होती है। ठीक है, IC कितने पिन की होती है, 12 पिन की होती है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना, और इसको क्या कर लेना, थोड़ा ध्यान से याद भी कर लेना है कि कौन सा पिन नंबर पे हमारा आउटपुट निकलता है। जैसे यहाँ पर 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन और 9 नंबर पिन, इन पिन पर क्या है, हमारा अलग अलग सिग्नल निकलता है। 2 नंबर पर क्या है, हमारा साइनोसोडियल वेव निकलता है, 3 नंबर पर क्या है, साटूथ वेव निकलता है, और 9 नंबर पर क्या है, पल्स वेव या स्क्वायर वेव हमारा निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेना है कि हाँ, किस नंबर पर कौन सा तरंग हमारा निकलता है, डायरेक्ट पेपर में पूछ सकता है, बाकी उतना डीप क्वेश्चन इसमें नहीं आता है ना। ये हो गया हमारा फंक्शन जनरेटर। तो फंक्शन जनरेटर वाले में कुछ नहीं है, IC का आपको पिन पता होना चाहिए, IC का नाम पता होना चाहिए कि फंक्शन जनरेटर में कौन सा प्रकार का IC लगता है। आपके पेपर में इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना। इसके पिन नंबर को याद कर लेना कि जो भी तरंगें हमारी निकलती है कौन से नंबर पिन पर निकलती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, है ना, इसमें इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है ये फिलहाल खत्म हो गया है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, हमारा जो होगा सोल्डरिंग के बारे में, है ना, सोल्डरिंग या डिसोल्डरिंग के बारे में नया हमारा मॉड्यूल होगा, 6वां मॉड्यूल होगा। ठीक है, और आप लोग ऐसे इसको पढ़ते रहिएगा, है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके बाद आप खुद से भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट चलेगा। ठीक है, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के बारे में नया मॉड्यूल होगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।